मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज DLED थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के लिए संस्कृत का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। संस्कृत का प्रश्न पत्र 25 अंकों का होता है और 1 घंटा इसके लिए मिलता है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए होते हैं और इस प्रश्न पत्र को 3 भागों में बांटा गया होता है: बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरी और लघु उत्तरीय प्रश्न। इन सभी में सभी प्रश्नों की संख्या मिलाकर 18 होती है। 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और उसके बाद 6 से 11 तक अतिलघु उत्तरीय होते हैं। ये 11 प्रश्न 1-1 नंबर के और प्रश्न 12 से 18 तक 7 प्रश्न ये 2-2 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर 25 अंक का आपका प्रश्न पत्र होता है। इस प्रकार से आपने संस्कृत का प्रश्न पत्र फर्स्ट सेमेस्टर में भी दिया था, बस वही इसकी रूपरेखा रहती है। तो मैं प्रश्न प्रारंभ करता हूँ। प्रश्न 1 से। पहला प्रश्न है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। इसके लिए विकल्प हैं कंठ, तालु, दंत और ओष्ठ। तो ध्यान दीजिए कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। संस्कृत में एक सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात आ का, हा और विसर्ग इन सभी का उच्चारण कंठ से होता है। प्रश्न 2, एकोनचत्वारिंशत्, इसकी हिंदी बतानी है। इसके लिए विकल्प हैं पहला विकल्प 47, दूसरा 39, तीसरा 29, चौथा 49। तो ध्यान दीजिए एकोनचत्वारिंशत् को 39 कहते हैं। प्रश्न 3 है चौर भयम में समास बताइए। इसमें विकल्प है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और द्विगु समास। तो यहाँ पर देखिए कि तत्पुरुष समास सही है, क्योंकि चोर भयम, चोरा नाम, भयम हिंदी में कहेंगे चोरों का भय, चोरों से डर। इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न 4, भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति कौन सी होती है? तो ध्यान दीजिए कि विकल्प हैं चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या द्वितीया विभक्ति। तो इसका सही उत्तर है पंचमी विभक्ति। जैसे सिंघात बिभेति, तो सिंघात शब्द में पंचमी विभक्ति है, तो रक्षा के लिए या भय के लिए पंचमी विभक्ति आता है। 5वां प्रश्न है अहम बालकम पश्यामि। इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है और इसके लिए विकल्प दिए गए हैं 4। मया बालका दृश्यते, मया बालकम दृश्यते, मया बालकम दृश्यति और अंतिम विकल्प है मया बालका दृश्यति। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 1, मया बालका दृश्यति। इस प्रकार से ये 5 प्रश्नों बहुविकल्पी पूर्ण होते हैं। 6ठा प्रश्न अतिलघु उत्तरी।
वर्गों का पंचम वर्ण माहेश्वर सूत्र के किस क्रम के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर है कि माहेश्वर सूत्रों में 7वें क्रम पर आता है अमंगणम, और यह पंचम वर्ण का सूत्र है। फिर से ध्यान दें, अमंगणम ये 7वें क्रम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न 7 है, पितृ शब्द का पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो ध्यान दीजिए कि इसमें पहले पंचमी डाल दें और ऊपर लिख दें एक वचन, दो वचन, बहुवचन, उसके नीचे रूप लिखें पितुः पितृभ्याम पितृभ्या। इस प्रकार से पंचमी के रूप बन जाएंगे। फिर से देख लें, पितुः पितृभ्याम पितृभ्या। प्रश्न 8 है, झलाम जशोअन्ते किस संधि का सूत्र है? उसकी परिभाषा लिखिए। तो ध्यान दीजिए कि झलाम जशोअन्ते जसत्तु संधि का सूत्र है। व्यंजन संधियों के अंतर्गत आती है जसत्तु संधि। इसकी परिभाषा है कि जसत्तु संधि में झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है, और इसका उदाहरण है जगत प्लस ईस बराबर जगदीश। अगला प्रश्न 9 है, अस धातु का लंग लकार का उत्तम पुरुष तीनों वचनों में रूप बताइए, लिखिए। तो उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में रूप हैं आशम, आस्व, आस्म। फिर से रूप देख लें, आशम, आस्व, आस्म। इस प्रकार से उत्तम पुरुष में रूप बनेंगे। अगला देखिए प्रश्न 10, अभी उपसर्ग लगा करके 4 शब्द बनाने हैं। क्या करना है? अभी उपसर्ग लगाकर 4 शब्द लिखिए। तो अभी से पहला शब्द है अभिमान, दूसरा शब्द अभिमत, तीसरा शब्द अभिनेता और चौथा शब्द अभिज्ञान। अगला प्रश्न 11, पश्यन शब्द में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। पश्यन शब्द में धातु एवं प्रत्यय। तो देखिए, पश्यन शब्द दृश धातु से बना है। दृश धातु इसकी मूल शब्द है दृश, और दृश से पश्यन शब्द बना, और इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है शत्रु प्रत्यय लगाया गया है। अगला प्रश्न, यहाँ तक अतिलघुत्तरीय समाप्त होते हैं, और अगला प्रश्न है लघुत्तरीय 12वां प्रश्न। प्रश्न है, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? तो द्वंद्व समास के भेद बताने हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए कि द्वंद्व समास के पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि च असौ द्वंद्वः, अर्थात च माने और। तो च अथवा और शब्द का लोप हो जाता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व के 3 भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्वः। इतरेतर द्वंद्वः का एक उदाहरण है कि राम लक्ष्मणौ, अर्थात रामः च लक्ष्मणा च। दूसरा समाहार द्वंद्वः,
इसका उदाहरण है पाणिपादम, पाणौ च पादौ च तेषां समाहारः। और तीसरा द्वंद्व होता है एक से सुद्वंदः, अर्थात इसका उदाहरण है माता च पिता च पितरौ। इस प्रकार से द्वंद्व के 3 भेद माने गए हैं। 13वां प्रश्न है लघुत्तरी में एक श्लोक आया है, इस श्लोक की व्याख्या करनी है। तो साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादन्नपि जीवमाना तदभागधेयम परम पशूनाम। इसका अर्थ लिखना है। तो ध्यान दीजिए, यह एक सुभाषित श्लोक है। इसमें कवि ने कहा है कि साहित्य, संगीत या कला से हीन व्यक्ति बिना सींग और पूंछ का साक्षात पशु ही होता है। वह जीवित रहने के लिए घास नहीं खाता है, इसलिए वह कुछ भाग्यवान पशु कहा जा सकता है, किंतु उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता है, उसे पशु ही कहा जाएगा। भाव यह है कि साहित्य, संगीत या कला, इन तीनों में से कोई एक चीज़, एक वस्तु, एक प्रकार का ज्ञान व्यक्ति के पास अवश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न 14, संस्कृत भाषा पर 4 वाक्य संस्कृत में बनाइए। ध्यान दीजिए, संस्कृत भाषा में 4 वाक्य बनाने हैं, अर्थात एक छोटा संस्कृत में, संस्कृत भाषा के ऊपर एक छोटा सा निबंध लिखना है। तो पहला वाक्य मैं बनाता हूँ कि संस्कृत भाषा अति सरलम मधुरम च अस्ति। दूसरा वाक्य है संस्कृत भाषा सर्वाधिको प्राचीना भाषा अस्ति। तीसरा वाक्य है भारत राष्ट्र से प्राचीन ज्ञानम विज्ञानम संस्कृत भाषा साहित्यस्य रूपे सुरक्षिताः अस्ति। और चौथा वाक्य है जगतस्य प्राचीन ग्रंथाः ऋग्वेदः एवं फिर से ध्यान दीजिए, जगतस्य प्राचीनतमः ग्रंथा, प्राचीनतमः ग्रंथा जो ऋग्वेद है, और जगतस्य विशालतमः ग्रंथा महाभारत ग्रंथः संस्कृतस्य एव स्तः। इनका अगर हिंदी में देखें तो इसका भाव है वाक्य एक कि संस्कृत भाषा अति सरल है और मधुर है। वाक्य दूसरा है संस्कृत भाषा सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। और वाक्य 3 है भारत राष्ट्र के प्राचीन ज्ञान विज्ञान को संस्कृत भाषा और उसके साहित्य के रूप में सुरक्षित है। और वाक्य 4 है कि जगत का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और जगत का सबसे विशाल ग्रंथ महाभारत संस्कृत में ही है। यह गौरव की बात है। अगला ये 14 प्रश्न था और अगला आपके पास आपके सम्मुख रखा जा रहा है 15वां प्रश्न कि संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु किन दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए कि दृश्य श्रव्य साधन के रूप में हम निम्नलिखित साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे टेलीविज़न, लैपटॉप, सिनेमा आदि। टेलीविज़न की बात करते हैं तो उसी का दूसरा रूप दूरदर्शन है। चूँकि संस्कृत एक भाषा है, अतः इसका विकास संभाषण के बिना संभव नहीं है। अतः दूरदर्शन पर समाचार, संस्कृत नाटक, संस्कृत काव्य गोष्ठी आदि की जा सकती हैं एवं पूरे राष्ट्र में प्रदर्शन किया जा सकता है। दूसरा,
लैपटॉप या कंप्यूटर का प्रयोग संस्कृत के विकास के लिए किया जा सकता है। इंटरनेट ने आज पूरे विश्व को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। इसमें संस्कृत भी नहीं बची है। जो चीज़ें स्वयं को नहीं आती उन्हें आप लैपटॉप के इंटरनेट पर खोज कर अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए लैपटॉप अथवा कंप्यूटर का इंटरनेट संस्कृत भाषा के ज्ञान को वृद्धि करने के लिए एक वरदान है। अगली चीज़ आती है नाटक का प्रदर्शन। वास्तविक नाटक प्रदर्शित करके संस्कृत का विकास किया जा सकता है। संस्कृत अध्यापक इस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। संस्कृत में नाटक लेखन की एक उच्च परंपरा रही है, जिसे प्रदर्शित करके संस्कृत का विकास किया जा सकता है। प्रश्न 16 है, कर्मवाची को कर्तवाची को कर्मवाची में परिवर्तित करने के क्या नियम हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो ध्यान दीजिए, इसमें कर्तवाची और कर्मवाची को दोनों के नियमों को पूछा गया है। तो सबसे पहले कर्तवाची के नियम देखते हैं। कर्तवाची में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है और क्रिया को कर्ता के अनुसार रखा जाता है। इसमें एक वाक्य है, यथा बालकः जलम पिबति। ये कर्तवाची का वाक्य है। अब देखते हैं कर्मवाची को, कर्मवाची के नियमों को। कर्मवाची में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो जो वाक्य कर्तवाची में दिया गया था, बालकः जलम पिबति, उसी को कर्मवाची में बदलेंगे तो यह हो जाएगा बालकेन जलम पीयते। तो इस प्रकार से उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। प्रश्न 17, एनांग विकारा तृतीया। इस सूत्र को उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। एनांग विकारा तृतीया, यह एक विभक्ति सूत्र है, इसको स्पष्ट करना है। तो उत्तर है कि शरीर के किसी अंग में यदि विकार होता है तो उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। यह अनुवाद का नियम है। अनुवाद करते समय ध्यान दें कि शरीर के जिस अंग में विकार होगा वहाँ पर तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। अब मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे अक्षणाकाणः, आँख से काना है। हस्तेन लुंजाः, हाथ से लुंजा है। शीर्षः खल्वाटः, सिर से गंजा है। कर्णभ्याम बधिरः, कानों से बहरा है। पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा है। पृष्ठेन कुब्जः, पीठ से कुबड़ा है। उपर्युक्त सभी वाक्यों में अक्षणाः, हस्तेन, शीर्षा, कर्णभ्याम, पादेन, पृष्ठेन आदि शब्दों में तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है। अतः स्पष्ट है कि अंग विकार में तृतीया विभक्ति होती है। और अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है 18, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद देखते हैं। पहला अनुवाद है, वह पढ़ने के लिए प्रयाग में रहता है। इसका अनुवाद होगा कि सह पठनाय प्रयाग नगरे बसति।
दूसरा वाक्य है विद्यालय के चारों ओर आम के वृक्ष हैं। विद्यालयं परितः आम्रवृक्षाः सन्ति। या आम्र को रसाल भी कह सकते हैं, तो विद्यालयं परितः रसाल वृक्षाः सन्ति ऐसे भी लिखा जा सकता है। और तीसरा वाक्य है भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इसका संस्कृत बनेगा भगवान वासुदेवाय नमः। और चौथा वाक्य है वाराणसी गंगा के तट पर स्थित हैं। इसका अनुवाद बनेगा वाराणसी गंगा तटे स्थिता अस्ति। तो इस प्रकार से आपके 18 प्रश्नों पूर्ण होते हैं। तो मॉडल पेपर से ये समझें कि जो चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं उन विषयों को भली भांति तैयार करने का संकेत है। या देखें 18वां जैसे अनुवाद आया है तो आप समझ लीजिए एक अनुवाद का प्रश्न अवश्य होगा। एक विभक्तियों के सूत्रों से संबंधित है तो आप उसका सूत्र तैयार कर लें। एक प्रश्न निबंध से संबंधित, जैसे संस्कृत भाषा पर 4 वाक्य हैं, ऐसे ही कोई छोटा निबंध किसी अन्य विषय पर हो सकता है। इसी प्रकार से शिक्षण विधि, यहाँ पर श्रव्य दृश्य श्रव्य साधनों के विषय में पूछा गया है। इसी प्रकार शिक्षण विधि कोई और पूछी जा सकती है। एक प्रश्न अनुवाद किसी श्लोक का अर्थ करने के लिए आ सकता है, तो उनको ध्यान से तैयार कीजिए जो सुभाषतानी के श्लोक हैं। इस प्रकार से इस मॉडल प्रश्न पत्र को देखकर अपने अभ्यास प्रश्नों को तैयार कीजिए और सफल होइए।